नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप लोग के चाहते चैनल मेगा माइंड में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोग के समक्ष प्राचीन भारत का कॉन्सेप्ट क्लासेस जेपीएससी स्पेशल के लिए लेके आया हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इनको हम लोग लगभग 11 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आपका। पहला टॉपिक प्राचीन भारत इतिहास को जानने के साधन। दूसरा टॉपिक भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तीसरा है सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा है वैदिक युग। पांचवा है महाजनपद काल। छठा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। सातवां है प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण। आठवां है बौद्ध एवं जैन धर्म। नौवां है मौर्य काल। 10वां है मौर्य उत्तर काल। 11वां है गुप्त काल। तो प्राचीन भारत को लगभग हम 11 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए इसी क्रम में हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला टॉपिक दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास के अध्ययन का स्रोत। पहला क्या है पुरातत्व। दूसरा है साहित्य स्रोत या लिखित विवरण। पुरातत्व का मतलब हम लोग पहले समझते हैं। पुरातत्व दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है। पुरा का मतलब होता है पुराना, तत्व का मतलब भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में पत्थरों पर उत्कीर्ण पुराने लेख भी हो सकते हैं, पुराने औजार भी हो सकते हैं, पुराने सिक्के भी हो सकते हैं। और भौतिक अवशेष का मतलब होता है टीला का उत्खनन। मतलब पुरातत्व का मतलब होता है। चलिए पुरातत्व का डेफिनेशन को पहले हम लोग समझते हैं। पुरातत्व वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरती के नीचे दबे मलबों या टीलों का उत्खनन करके प्राप्त भौतिक सामग्रियों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसका मतलब दोस्तों पुरातत्व के अंदर जमीन के अंदर जो दबा मलबा टीला का उत्खनन करके भौतिक सामग्रियों का आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसको हम लोग कार्बन डेटिंग C14 के से हम लोग को इसकी अनुमान लगाया जाता है। चलिए दोस्तों पुरातात्विक उत्खनन अनुसंधान कार्य कौन करता है। पुरातात्विक उत्खनन अनुसंधान कार्य करता है उसका नाम है ASI। ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ है सन 1861 ईस्वी में। इसका संस्थापक माना जाता है ASI का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय इसका पुनर्गठन हुआ था और ये 1902 में सर जॉन मार्शल के अधीन पर और सर जॉन मार्शल के महानिदेशक बनाया। चलो दूसरे क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय पर भारत सरकार के अधीन पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के सहायक प्रमुख प्रातात्विक स्रोत क्या क्या होता है। पहला होता है अभिलेख, सिक्का, स्मारक, चित्रकलाएं, अमृत भांड। ये पांचों का अध्ययन हम लोग पहले करते हैं। अभिलेख क्या होता है, सिक्के क्या होते हैं, स्मारक क्या होते हैं और चित्रकलाएं क्या होते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभिलेख के बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब दोस्तों किसी कठोर सतह जैसे पाषाण स्तंभ, लौह स्तंभ या ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख कोई हम लोग अभिलेख बोला जाता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख बोल सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा के मोहरों पर मिला है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा के मोहरों पर मिला है।
लेकिन ये अभी तक पढ़े नहीं जा सका। मतलब हड़प्पा में जो मोहरे मिले हैं उसको पढ़ा अभी तक नहीं गया है, क्योंकि यह लिपि अपठनीय है। उसका लिपि अपठनीय है, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा पाया। चित्र साक्षर में लिपि है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख है। मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है। ये अधिकांश ब्राह्मी लिपि में है और यह पढ़ने में सफलता सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसे पढ़ने में सफलता भी मिली। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म इसी से हुआ। भारत का अधिकांश लिपियों का जन्म इसी से हुआ। इसे मदर स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा सी। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। ये जनसाधारण की भाषा बोली जाती है। प्राकृत जो भाषा है जनसाधारण की भाषा उस समय थी। संस्कृत भाषा पढ़े लिखे लोगों या विद्वानों की भाषा थी। अशोक के कुछ अभिलेख अन्य लिपियों में भी हैं, जैसे शेरकुना कंधार एक यूनानी लिपि, अरामिक लिपि और खरोष्ठी लिपि। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक का खोजा गया पहला अभिलेख। अशोक का खोजा गया पहला अभिलेख क्या है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। यह मूल रूप से मेरठ में था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। खोजकर्ता टिफेन थैलर 1750 AD में इसका खोज हुआ था। अशोक का पढ़ा गया पहला अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था इसे। मूल रूप से ये हरियाणा के अंबाला के पास टोपरा में था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। देखिए दोस्तों, अशोक का खोजा गया पहला अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख, लेकिन अशोक का पहला पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन और पेलियोग्राफी में अभिलेखों की तिथियों का अध्ययन किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एपिग्राफी मतलब अभिलेखों का अध्ययन और पेलियोग्राफी मतलब अभिलेखों के तिथियों का अध्ययन होता है। अशोक के 14 बड़े बड़े लेख वाले शिलालेख मिले और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख। चलिए तो महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं। पहला अभिलेख क्या? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। हरिसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति किसने रचा है? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का विदेश मंत्री और दरबारी कवि था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। इसे मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद मंगवाया। इस पर कुछ लेख अशोक के भी थे। इस पर मुगल बादशाह जहांगीर के भी लेख मिलते हैं। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। इसे मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद मंगवाया। इस पर कुछ लेख अशोक के भी हैं। इस पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आ गया जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ गुजरात में है दोस्तों। ये विशुद्ध संस्कृति में लिखा सर्वाधिक लंबा अभिलेख है। यह अभिलेख शक वंश के शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। ये शक वंश के शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर बनाए गए बांध के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। ये विशुद्ध संस्कृति में लिखा
सर्वाधिक लंबा अभिलेख है। यह अभिलेख शक वंश के शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर बनाए गए बांध के बारे में भी पता चलता है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं ऐहोल अभिलेख। वातापी चालुक्य वंश के ऐहोल अभिलेख में क्या है, वातापी चालुक्य वंश के शासक पुलकिशन द्वितीय का अभिलेख है। यह रविकृत द्वारा लिखित है। ऐहोल अभिलेख रविकृति द्वारा लिखित है। पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि रविकृत था। पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, रविकृति। पुलकेशन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख इसी में मिलता है। पुलकेशन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख इसी में मिलता है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नासिक का अभिलेख। चलिए, नासिक के अभिलेख में क्या क्या जानकारी मिलता है हम लोग पता करते हैं। नासिक के अभिलेख में क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी माता गौतमी बालसरी द्वारा लिखवाया गया था। नासिक अभिलेख इसकी माता गौतमी बालसरी द्वारा लिखाया गया था। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हाथी गुफा अभिलेख, जो मोस्ट भी आई है। यह अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में मिलता है। ये कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें महापद्मनंद मगध का राजा कलिंग पर आक्रमण और विजय की साक्ष्य मिलता है इससे। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं एरन का अभिलेख। एरन का अभिलेख दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के एरन में मिला। ये गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश के शासक उत्तर गुप्त का मिलता है। इसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम या पहला अभिलेख का प्रमाण मिला 510 AD में। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के एरन में मिलता है। भानुगुप्त गौड़ वंश के शासक था। यह सती प्रथा का सबसे प्राचीन पहला अभिलेख का प्रमाण मिलता है इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं मेहरौली का अभिलेख। मेहरौली का अभिलेख देखते हैं दोस्तों। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, ये गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है इससे। यह एक लौह स्तंभ पर है। यह दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में है। यह जंग रहित स्तंभ है। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकार की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका ऊंचाई 7.2 मीटर, यह 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 AD साल पहले 1500 साल पहले लगभग हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक बने रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।